हेलो। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। ठीक है। इसमें अब तक जो है 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। 4.18 तक सॉल्व हो गया है। इसके बाद से 4.19 स्टार्ट करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली कल जो एक क्वेश्चन था 4.16, ठीक है, उसमें मैंने वो डिटेल दिया हुआ था। कुछ ऐसा नहीं है, कुछ गड़बड़ हुआ था। बस उसमें सॉल्व करते वक्त एक जो नीचे डिनोमिनेटर में पावर होता था ना, उसको मैंने लिखा नहीं था। इस वजह से क्या है कि मैं सोच रहा हूँ को उसका जो पार्ट जो मैंने सॉल्व किया था उसको मैं फिर से सॉल्व कर देता हूँ, और डिनोमिनेटर में जो पावर है ना उसको इंक्लूड करके। ओके, क्या एक्सप्रेशन दिया था? b इज इक्वल टू, मैं क्या सॉल्व कर रहा था इसके पहले वाले लेक्चर में, मैं बस उसको सॉल्व कर देना चाहता हूँ। ठीक है ना, ताकि ये ना रहेगी उसको लेके कंफ्यूजन बनी रहे। 2x² प्लस r², ठीक है, ये पावर 3/2। और जब मैं सॉल्व कर रहा था इसके प्रीवियस लेक्चर में, तो हुआ क्या था कि ये 3/2 हमसे छूट गया था। ठीक है ना, मैं देख रहा था तो ये छूट गया था, तो सॉल्व करते वक्त तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। एक्चुअली करना क्या था कि दो दो ऐसे सर्कुलर, ठीक है ना, एक क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें बी पार्ट, ठीक है ना, 4.16 का बी पार्ट, ठीक है ना। ये रेडियस आर था, ये भी रेडियस आर था। क्या बोला था इसमें? को एक्सियल सर्कुलर कॉयल थे, और इन ये जो को एक्सियल सर्कुलर कॉयल थे इनके बीच का भी ये जो डिस्टेंस था आर था। हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। इसमें दोनों में करंट फ्लो हो रहा था एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है ना, आई एम्पियर का। और इसके जो सेंटर पॉइंट है ना, दोनों का जो केंद्र बिंदु जो मिलाने के बाद ये डिस्टेंस आर थी, इसके जो सेंटर पॉइंट है ये डिस्टेंस r/2, और ये डिस्टेंस r/2 था। मैं बस जस्ट रिमाइंड कर रहा हूँ। तो हमको इसके सेंटर पॉइंट के थोड़ा इधर या इसी एक्सिस पे, अलोंग दिस एक्सिस, हमको क्या निकालना था? इस सेंटर पॉइंट के अलोंग दिस एक्सिस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस सेंटर पॉइंट के इधर या इधर किसी पॉइंट पे हमको क्या निकालना था? ड्यू टू दिस कॉयल मैग्नेटिक फील्ड और ड्यू टू दिस कॉयल मैग्नेटिक फील्ड निकाला। तो हमने माना था इस सेंटर, ये जो आर डिस्टेंस है उसका मिड पॉइंट ये है। इस मिड पॉइंट से हमने इधर एल डिस्टेंस पे क्या मान लिया था? कोई पॉइंट है पी, और इस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस और ड्यू टू दिस। तो इसकी वजह से यहाँ तक का जो पॉइंट पी तक का डिस्टेंस है, ये बीच मिड पॉइंट से ये r/2 और ये एल मिला के r/2 प्लस एल हो गया था। और इस पॉइंट का, इस केंद्र से डिस्टेंस कितना? इस पॉइंट का, पी पॉइंट का यहाँ से जो डिस्टेंस था वो कितना था? पूरा ये r/2 है और ये l है, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? r/2 माइनस एल। तो ये जो सॉल्व करने में इसमें हमको क्या करना था? बस ये जो फॉर्मूला था वो किस चीज के लिए था? जब कोई सर्कुलर ऐसे करंट कैरिंग कॉइल है, इसका रेडियस r है और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे, और इसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो इस पॉइंट पे अगर कोई पॉइंट P है तो ड्यू टू वन कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये आता था। तो हम क्या करेंगे, दो कॉइल है तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग निकाल लेंगे। बस हमको करना क्या है, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस, यहाँ पे x है तो फॉर्मूले में x है। अगर इसके सेंटर से यहाँ पे P तक का डिस्टेंस कितना है? r/2 प्लस एल, तो हम x की जगह पे r/2 प्लस एल रख देंगे। और एक बार इसके सेंटर से इस P का डिस्टेंस r/2 माइनस एल है तो वो रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। और चूंकि दोनों कॉइल में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मान लो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो निकालोगे तो क्या होगा? ये कॉइल ऐसे है, ठीक है ना, ये करंट ऐसे जा रही है, ऐसे समझो। तो करंट ऐसे जा रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, तो हम निकालेंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इधर, और इसकी वजह से भी निकालेंगे, ऐसे करेंगे कर्व, ठीक है ना, आइडियल आइडियल क्रॉस आर। आर मतलब सेंटर की तरफ। तो अलोंग द एक्सिस क्या आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, यानी दोनों की वजह से एक ही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो एक की वजह से B1 मान लेंगे, कितना आ जाएगा? μ0I r² एन अपॉन में 2, और x की जगह पे क्या रख देंगे एक बार? r/2 प्लस एल का होल स्क्वायर, और प्लस में r², इस पूरे पे पावर 3/2। ये मेरे से छूट गया था सॉल्व करते वक्त। और B2 क्या हो जाएगा? ये तो मैंने लिखा था, लेकिन जब कंबाइन में लिख रहा था तो वहां पे वो छूट गया था। क्या हो जाएगा? और ये 2, बस ये x की जगह पे वैल्यू बदल रही है, r/2 माइनस एल होल स्क्वायर प्लस r² पे पावर 3/2।
और ये दोनों वैल्यू b1 और b2 क्या है, अलोंग द एक्सिस, इस पॉइंट पे, ये p पॉइंट जो हमने लिया है, इस मिड पॉइंट से इधर l डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p लिया है, उस पॉइंट पे करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही है तो ऐसे करेंगे तो अंदर इधर की तरफ आएगी। कैसे, क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो करंट की तरफ फर्स्ट वेक्टर आइडियल, और सेंटर पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड वेक्टर। ठीक है ना, मान लो ये है, अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे, और इससे आर डिस्टेंस ये है, तो फर्स्ट वेक्टर ये है, सेकंड वेक्टर वो। उसी तरीके से अगर कॉयल है, जैसे मान लो ये है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस आर है मान लो, तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, दूसरा वेक्टर आर सेंटर की तरफ, तो घुमाएंगे तो ऐसे। तो ये तो मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ, उसमें अगर नहीं दिख रहा है तो समझो, करंट किस में फ्लो हो रही है, कॉयल में, ऐसे कॉयल है तो उसकी तरफ ऐसे रखेंगे, और सेकंड वेक्टर सेंटर की तरफ, ये जो मेरा ये हाथ टर्न कर रहा है सेंटर की तरफ, ये किधर आ रहा है, मेरी तरफ। तो उसी तरीके से इसमें कॉयल में ऐसे फ्लो हो रहा है, तो अलोंग द एक्सिस, सेंटर से जो लाइन जाएगी वो एक्सिस है कॉयल का, और इस वाले में भी करंट ऐसे फ्लो, दोनों एक ही तरफ डायरेक्शन में करना है। ये नहीं बोला है एंटी क्लॉक क्लॉक, तो आप कर दो इसमें भी इधर, तो यानी कि इस पॉइंट पे दोनों की वजह से अलोंग द एक्सिस b1, b नेट क्या हो जाएगा, b1 प्लस b2। तो सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन में, ठीक है ना, 2, दोनों में कॉमन है, देखिए म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन एन इन अपॉन में 2, दोनों में कॉमन है। हम क्या करेंगे, कॉमन ले लो, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 1 अपॉन में r/2 प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इस पे पावर 3/2, ये मैं लिखना भूल गया था, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर प्लस 1 अपॉन में सेम चीज r/2 प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ पे हो जाएगा एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस पूरे पे पावर 3/2, ठीक है। अब देखो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर एन, इस पूरे को ऊपर लेते जाओ, क्या करो, पूरे को ऊपर ले जाओ, ये -3/2 हो जाएगा, तो r/2 प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस पूरे पे पावर -3/2, और यहाँ पे भी वही करो, r/2 माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर -3/2, ठीक है। अब एक काम करना, यहाँ देखो, यहाँ से अगर हम इस पूरे ब्रैकेट से आर स्क्वायर कॉमन ले लें, और एक चीज और ध्यान रखना, इस केस में ये कहा था कि ये जो आर वैल्यू है ना, वो मोर देन ये जो वैल्यू एल ली है ना, छोटी सी, जो मिड पॉइंट से किसी, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड में कोई पॉइंट लेके उससे डिस्टेंस जो लिए एल, ये वैल्यू जो है वो आर से कंपेरिजन में बहुत ही छोटी है। तो यहाँ पे ये, इस अगर ये आर मोर देन एल है, तो एल स्क्वायर, इसमें जो टर्म आएगा एल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, निगलिजिबल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, निगलिजिबल मतलब जीरो मान लेंगे, ऐसे समझो, ठीक है ना, नियर अबाउट। क्योंकि अगर कोई चीज छोटी होती है तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर एन। अब देखो यहां से हमको क्या करना है, आर स्क्वायर, एक काम करो, आर स्क्वायर और कोई छोटा तो नहीं है, कुछ भी छोटा नहीं है, कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। देखिए यहां से क्या करिए, आर स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, और यहाँ से आर स्क्वायर ऑलरेडी है, ठीक है, तो पूरे ब्रैकेट में आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 प्लस एल बाई आर, ठीक है। यहाँ से आर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आर स्क्वायर बाहर आएगा, और ये 1/2 एल बाई आर पे पावर होल स्क्वायर, और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 1 मान लो, और इस पूरे ब्रैकेट को यहाँ से ऐसे लिख लो, पूरे पे पावर -3/2, और यहाँ पे भी वही काम करो, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये 1/2 माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये पूरा ब्रैकेट यहाँ लगा दो प्लस 1, ठीक है ना, और उस पूरे पे पावर -3/2। अब ये आर स्क्वायर पे पावर -3/2, यहाँ पे आर स्क्वायर पे पावर -3/2, ये बाहर ले लो, ठीक है, बाहर लोगे, हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, देखिए
म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन में 2, और ये आर स्क्वायर और ये पूरे पे पावर कितना है -3/2, ये बाहर ले लो, ठीक है, आर स्क्वायर पे पावर -3/2। अब ब्रैकेट में क्या बच गया 1/2 प्लस L/R का होल स्क्वायर, 1/2 L/R का होल स्क्वायर प्लस 1 पे पावर 3 - 3/2 ब्रैकेट में है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या बच जाएगा 1/2 माइनस L का होल स्क्वायर प्लस 1 इस पे पावर -3/2, ठीक है। अब देखो एक्सपेंशन चाहो तो कर दो, एक्सपेंशन कर दो, और ओके, हाँ तो यहाँ पे 1/2 प्लस L/R का होल स्क्वायर प्लस 1 और 1/2 माइनस R, ओके। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये L²/R² और ये 2 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन में 2, और ये आर स्क्वायर ये से 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा ये 3, आर पे पावर -3 नीचे आके आर क्यूब हो जाएगा। चलिए ये क्या करिए 1/2 और ये 1/2 का ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी L²/R² प्लस 2 इंटू ए की जगह पे 1/2 प्लस L/R, ठीक है ना, थोड़ा छोटा लिख दिया है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान देना। ये हो गया, और उसी तरीके से इस पूरे पे पावर -3/2, इसी तरीके से प्लस 1/2 ब्रैकेट में का होल स्क्वायर, फिर प्लस में L स्क्वायर L/R है यहाँ, ठीक है, L²/R² और माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू L/R, ठीक है। और ये हो गया, अब प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 छोड़ दिया गया, +1 इस पूरे पे पावर -3/2। अब देखो ये L²/R² को क्या करना है, L² को निगोशिएट, तो ये पूरा टर्म निगोशिएट हो जाएगा, यहाँ पे भी निगोशिएट हो जाएगा, तो बचेगा क्या म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से आर पे पावर 3 खत्म हो गया, तो क्या बचेगा नीचे केवल 2R बचेगा। ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 कर लो, और ये 2 से 2 काट दो, यहाँ पे भी 2 से 2 काट दो, तो क्या बचा 1/4, और ये L/R और ये +1, वो +1 को यहाँ लिख दो, और प्लस L/R पे पावर -3/2, ठीक है। ये एक ब्रैकेट में हो गया, और यहाँ पे प्लस वही सेम चीज़ 1/4, ये +1 को इसके साथ लिख लो, माइनस ये क्या है L/R बचा, और इस पूरे पे पावर -3/2 कर लो, और ब्रैकेट बंद कर लो, ठीक है। अब क्या करना, देखो 1/4 + 1 कितना हो जाएगा, 1/4 + 1 हो जाएगा 5/4, और यहाँ पे भी 5/4, तो ये हो गया 5/4 प्लस L/R पे पावर -3/2, और ये हो गया 5/4 माइनस L/R पे पावर -3/2, और ये म्यू नॉट आई एन अपॉन में 2R, ठीक है। अब क्या करना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्या करना, ये जो सॉल्व कर रहा हूँ वो b1 + b2 है, ठीक है ना, इज इक्वल टू, अब म्यू नॉट आई एन अपॉन में 2R। अब देखो ये a मानो ये b मानो, a + b पे पावर n, अगर देखो कोई ऐसी वैल्यू है जिसको जिसको एक्सपेंड करने पे, जैसे यल है, तो यल और यल का स्क्वायर, एल का क्यूब, एल पे पावर, जैसे मान लो वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, एल पे पावर, तो आगे जाके वो वैल्यू क्या करनी है, निगोशिएट ही करनी है।
तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी पे पावर n या माइनस n या कुछ भी है। तो अगर इसको हम क्या करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, तो a ये डायरेक्ट अगर पावर आगे जाके बढ़नी है और वो वैल्यू को निगोशिएट करनी है तो ये हो जाता है a माइनस एन इंटू बी। आगे का एक्सपेंशन को हम निगोशिएट कर रहे हैं अगर तो किस केस में निगोशिएट करें, क्योंकि यहाँ l है ना, पावर जो भी आएगा उसमें हम l को निगोशिएट करेंगे, तो उस केस में ये हम क्या लिख सकते हैं 5 बाई अकॉर्डिंग टू दिस a प्लस बी पे पावर माइनस एन a माइनस ये सीधे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आगे के एक्सपेंशन को हम निगोशिएट कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है किसके हिसाब से, ये होता है बाइनोमियल के हिसाब से। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग। तो आप बस यहाँ पे क्या करना, इसको हम लिख सकते हैं ए 5/4 माइनस 3/2 इंटू एल बाई आर, और इसको क्या लिख सकते हैं 5/4, और ये पावर इधर आके मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस 3/2 एल बाई आर। ये जानबूझ के मैं कर रहा हूँ दोबारा। अब ये 5/4 ये 5/4 जुड़ जाएगा और ये माइनस और ये प्लस वाला कट जाएगा, तो म्यू नॉट आई एन अपॉन में 2r इंटू 5/4 जुड़ के हो गया 2 इंटू 5/4, और ये तो कट गया। अब ये 2 से 2 काट दो, म्यू नॉट आई एन अपॉन में आर, और ये 5/4। कुछ शेष रह गया क्या? .72 म्यू नॉट एन आई। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? गड़बड़ तो कुछ नहीं हुआ है, कहीं सॉल्व में कहीं कुछ 2 छूटा है, क्योंकि ये 5/8 आना चाहिए था। ठीक है ना, तो 8 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता, 0.7 आ जाता लगभग। ठीक है ना, या 0.72 बोला है क्या? 0.72, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। ओके, रुको मैं जरा एक बार चेक करता हूँ क्या दिक्कत हो रही है। देखिएगा कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ सही है। बस प्रॉब्लम क्या है भाई, कि जो मैंने अभी आपको बोला ना, वो a प्लस बी पे पावर माइनस एन इज इक्वल टू ए माइनस एन बी, ये थोड़ा सा गलत हो गया। ये a प्लस बी मुझे नहीं बोलना था, यहाँ पे 1 प्लस बी या 1 प्लस बी बाई ए पे पावर माइनस, यहाँ 1 होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एन टाइम्स बी बाई ए। ठीक है ना, एक्सपेंशन में मैं फिर से करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है ना, और वो चीज़ मुझे उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, जैसे लिखा 1 प्लस एन एक्स पे पावर या 1 प्लस एक्स पे पावर यहाँ लिखा है, तो उसको 1 प्लस एन एक्स कब लिख सकते हैं, जब हमको आगे के पावर को क्या करना हो, निगोशिएट करना हो, क्योंकि इसका जो एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स, ठीक है ना, प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे करके आगे जाता है। तो जो यहाँ पे टर्म है ना वो एक्स, अगर वो आगे जाके उसका स्क्वायर को हमको निगोशिएट करना है, या स्क्वायर के बाद क्यूब आएगा फिर 4 पावर आएगा तो उसको निगोशिएट करना है, तो उस केस में हम इतना तक रोक सकते हैं। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, यहाँ 1 प्लस ये होना चाहिए। तो थोड़ा सा क्या हो गया, 1 प्लस एक्स पे पावर एन लिखा हो तो 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं बाई बाइनोमियल। तो करना क्या था, सब कुछ सही है, यहाँ तक पे फिर से हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सब कुछ सही है, बस यहाँ पे क्या करना है, ये जो a प्लस बी है ना, इसको 1 प्लस समथिंग बनाइए। तो यहाँ पे क्या करना है, म्यू नॉट आई एन अपॉन में 2r। ठीक है, बाई मिस्टेक हो गया ऐसा। ठीक है, तो ये क्या करिए 5/4 को कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ 1 और प्लस ये क्या हो जाएगा
जब 5/4 कॉमन लेंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, तो 4/5 L/R। ठीक है, और इस पूरे पे पावर कितना हो जाएगा, -3/2। और प्लस सेम चीज यहाँ पे भी 5/4 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस यहाँ पे इसके साथ 4/5 L/R। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ तब से कि गड़बड़ी कहाँ आ रही है, सॉल्व सही सही कर रहा हूँ। फिर पूरे पे पावर माइनस, सॉरी, ये ब्रैकेट लगा दिया और पूरे पे पावर -3/2। अब कोई दिक्कत नहीं है, 5/4 पे पावर -3/2, इसको बाहर ले लीजिए। कुछ नहीं किया, इसमें से 5/4 कॉमन ले दिया, 1 हो गया, और इसके साथ 5/4 नहीं है तो इसके साथ 4/5 लिखना पड़ेगा क्योंकि कॉमन ले रहे हैं। तो 4/5 यहाँ लिख दिया, क्योंकि 5/4 अंदर जाओगे तो यहाँ 5/4 हो जाएगा, 5/4 यहाँ आएगा, ये 5 से 5, 4 से 4 कट जाएगा। बस समझ में आया? तो कोई दिक्कत नहीं है। IN/2R, और ये 5/4 पे पावर क्या हो जाएगा जब बाहर लेंगे, तो -3/2 के साथ ये बाहर आ जाएगा, करेक्ट। और ये क्या बन गया, 1 प्लस ये समझो x, तो 1 प्लस एक्स पे पावर n, यानी 4/5 L/R पे पावर -3/2 प्लस ये क्या हो गया, 1 माइनस 4/5 L/R पे पावर -3/2। ठीक है, अब ये 1 प्लस एक्स पे पावर n, 1 प्लस एक्स पे पावर n लिखा हो तो 1 प्लस इसको nx कब लिख सकते हैं, जब आगे के एक्सपेंशन में ये x का स्क्वायर x का क्यूब आएगा ही। एक्सपेंशन इसका ये होता है 1 प्लस nx प्लस n-1 अपॉन में 2, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2, ठीक है ना, ये सब चीजें आने लगती हैं। फिर आगे क्या आएगा, n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स पे पावर 3, इस तरीके से करके ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। तो अगर आगे का ये जो टर्म है ये बहुत छोटा आएगा तो आगे का स्क्वायर फिर क्यूब आएगा तो वो और छोटा हो जाएगा, इसलिए उसको निगोशिएट करके केवल 2 टर्म को ले लेंगे। तो 1 प्लस इसको एक्स पे पावर n, तो 1 प्लस nx, ये 5/4 पे पावर -3/2, और ये क्या लिख देंगे, 1 प्लस nx, तो n की जगह पे -3/2 और x की जगह पे 4/5 L/R। सॉल्व मत करना इसको, और यहाँ पे 1 प्लस n की जगह पे 1 माइनस, ठीक है, 4/5 L/R, और ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे 1 माइनस, ठीक है ना, x पे पावर n हो तब भी 1 माइनस nx हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स पे पावर ये n समझो तो 1 माइनस nx, तो x की जगह पे ये और n की जगह पे -3/2। अब जरा ध्यान दो, ये माइनस प्लस हो गया, ये टर्म और ये टर्म एकदम एक जैसा है तो ये कट जाएगा, और ये 1 + 1 2 हो जाएगा, वो ये 1 + 1 2 होकर इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, म्यू नॉट अपॉन में RIN अपॉन म्यू नॉट अपॉन में, फिर से लिख देता हूँ, क्या बचा, म्यू नॉट अपॉन में R बचा, I इंटू n बचा, और 5/4 पे पावर -3/2 बचा। इसी को सॉल्व कर लोगे ये 0.7 के आसपास जो वैल्यू आई है ना बुक में, वो आ जाएगा। मुझे लगा कि ये सॉल्व करके दिखाना चाहिए क्योंकि वो मेरे से छूट गया था -3/2 पावर, 3/2 पावर, तो हम सोचे कि आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाओगे कैसे वो सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। तो ये बात याद रखना है, 1 प्लस एक्स पे पावर n हो तो 1 प्लस nx हम कब लिख रहे हैं, जब ये जो टर्म है यहाँ पे, याद रखिएगा यहाँ 1 होना चाहिए। तो ये जो टर्म है x का एक्सपेंशन, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से आगे जाके 1 प्लस nx प्लस n-1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, ऐसे आता जाएगा। तो आगे के जितने भी एक्स स्क्वायर के बाद जो पावर है उसको हम निगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो एल है वो बहुत छोटा है, किससे, आर से, तो इसमें एल शामिल है किसी भी तरीके से, तो आगे जाके स्क्वायर बनता जाएगा फिर क्यूब बनेगा, तो ये इसको हम निगोशिएट करेंगे। तो इसलिए उसके बड़े पावर को छोड़ के एक ही पावर को हमने ले लिया, इसीलिए हमने 1 प्लस एक्स पावर n को 1 प्लस nx करके सॉल्व कर दिया। बस समझ में आया? तो बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब 1/6, ठीक है ना, ये बस मुझे रिपीट करना था क्योंकि मैंने देखा तो मुझे लगा कि जो है कुछ गलती हो गई है, जो पावर छूट गया था, केवल गलती क्या होती तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट में आया।
तो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमको देखना है 4.19 से, ठीक है। तो 19 से हम देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय अ हीटेड कैथोड एंड एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। पोटेंशियल कितना दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 किलो वोल्ट, ठीक है, 2 किलो वोल्ट, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है इंटर इन अ रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू दी हुई है 0.15 टेस्ला। डिटरमाइन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ द फील्ड इज ट्रैवर्स टू इनिशियल वेलोसिटी। देखिए ए में बोल रहा है कि जो बी है ट्रैवर्स टू इनिशियल वेलोसिटी, यानी बी परपेंडिकुलर टू बी बोल रहा है। ट्रैवर्स मतलब ट्रांसवर्स, सॉरी ट्रांसवर्स, बी इज ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब होता है कि पार्टिकल मोशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है ना। पार्टिकल गोइंग लाइक दिस, ट्रांसवर्स पड़ा है ना मोशन। तो पार्टिकल में उसमें क्या होता है, पार्टिकल का मोशन परपेंडिकुलर होता है और वेव के डायरेक्शन के, वेव इधर जाती है मोशन। तो इस तरीके से, तो कहने का मतलब है कि पहले केस में आपको बी जो है परपेंडिकुलर टू वी बोला है, और आपको बोला है कि डिटरमाइन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ द डिस्क। ओके, तो देखो इसका मतलब ट्रेजेक्ट्री मतलब सर्कुलर मोशन बनेगा जब भी बी, ठीक है ना, या जो इलेक्ट्रॉन है वो इंटर कर रहा है वी स्पीड से एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है ना, इन द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो उस केस में हमेशा ट्रेजेक्ट्री कैसा होता है, सर्कुलर। और कुछ पूछा इसमें, डिटरमाइन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ द फील्ड इज, ओके, एंड मेक्स द एंगल 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे होगा। देखो अब जब ये 90 डिग्री पे इंटर करेगा तो इसका आर बराबर क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन में क्यू बी। रेडियस निकालना है तो निकाल दो, सर्कुलर बनेगा ये, ठीक है। अगर मान लो रेडियस पूछा होता है तो रेडियस निकल जाता, रेडियस पूछा नहीं है। इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय अ हीटेड कैथोड एंड एक्सेलरेटेड थ्रू दिस पोटेंशियल, डिटरमाइन द रीजन, डिटरमाइन अ रीजन विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिस, डिटरमाइन द ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर्कुलर बनेगा, ठीक है ना। अब ये क्या दिया हुआ है इसका, एक्सेलरेटेड थ्रू दिस, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम बी स्क्वायर। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो किसके बराबर होगी, 2, पोटेंशियल डिफरेंस इतना दिया है ना, तो ये काइनेटिक एनर्जी आप Q इंटू वी के बराबर लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब Q जो है वो इलेक्ट्रॉन खुद इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन है, और उसमें पोटेंशियल कितना आपका, इतने इलेक्ट्रॉन, इतने पोटेंशियल से वो एक्सेलरेट है। तो ये जो एनर्जी होगी Q इंटू वी, वही क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वहाँ से आप V निकाल सकते हो। तो यहाँ से V निकालोगे तो आ जाएगा 2eV। Q को हम E लिख सकते हैं अपॉन में M, और ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। नहीं पता है तो B आपको पता है, तो R आपको अगर निकालने के लिए दिया जाएगा, R पूछा नहीं है वैसे, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है ME, और ये V आप यहाँ से निकाल लो अपॉन में Q मतलब E इंटू B, ठीक है। अब V की वैल्यू यहाँ से निकाल के 2 अगर पूछा हो, ठीक है। और ये कौन सा V है, ये पोटेंशियल है 2 किलो वोल्ट 10⁻³ अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31। इसको ये वैल्यू निकाल के ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है बी के, तो उस केस में हमेशा क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन बनेगा। सर्कुलर के केस में आपसे या तो रेडियस ऑफ, ठीक है ना, पाथ पूछेगा रेडियस कितना है उसका, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो इतने किलो वोल्ट से एक्सेलरेट है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, Q इंटू वी, दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इससे आप कंपेयर करके आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने स्पीड से वो इंटर किया, और बी आपको दिया हुआ है किस फील्ड में इंटर किया, उसके हिसाब से आप इस फील्ड में जो है उसका ट्रेजेक्ट्री कैसा बनेगा, सर्कुलर बनेगा, ठीक है ना। ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर बनेगा। उस केस में उस ट्रेजेक्ट्री का रेडियस क्या हो जाएगा, आर बराबर एम बी अपॉन में क्यू बी या ई बी, जो भी लिखेंगे आप, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई है तो, ठीक है। और कुछ पूछा है इसमें, उसके बाद से मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो अगर हम कह रहे हैं कि बी के साथ, बी इधर मान लो है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ये है मान लो, और कह रहा है कि उसके साथ 30 डिग्री बनेगा,
तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए वेलोसिटी कंपोनेंट अगर बी के साथ 30 डिग्री एंगल बनाएगा तो उस केस में इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उसको लिखेंगे वी साइन थीटा, और एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इसके अलोंग होगा बी के, वो होगा वी कॉस थीटा। तो वी जो है वो इनिशियल, वो पहले सेकंड केस में, बी केस में क्या हो रहा है, जो वी है वो बी के साथ क्वेश्चन में बोला है कि मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट बनाइए, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, देखिए जब बी के परपेंडिकुलर होता है तो वो कैसा पाथ देता है, सर्कुलर, और जो अलोंग द ये जो कंपोनेंट है वो किधर है, बी के डायरेक्शन में है, तो वो क्या करेगा, लीनियर मोशन देगा। यानी कि ये जैसे मान लो ये वाला जो कंपोनेंट है वो बी के परपेंडिकुलर है तो वो सर्कुलर मोशन देगा, ठीक है, लेकिन ये वाला क्या करेगा, उसको लीनियर मोशन देगा। तो जो ट्रेजेक्ट्री है वो कैसा बनने लगता है, ट्रेजेक्ट्री जो हमेशा क्या बनने लगता है, इलिप्टिकल, ठीक है ना। कैसे, ये वाला कंपोनेंट इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करेगा, सर्कुलर पाथ हमेशा, जो अगर वेलोसिटी कंपोनेंट बी के परपेंडिकुलर है, इन दैट केस फोर्स जो मिलेगा परपेंडिकुलर टू वी एंड बी, और वो क्या करेगा, उसको रोटेट कराएगा किस, इन अ सर्कुलर पाथ। और ये जो कंपोनेंट है लीनियर वेलोसिटी कंपोनेंट, वो क्या करेगा, कॉन्स्टेंटली उसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही वो एक पाथ कंप्लीट करेगा, थोड़ा सा फोर्स उसको इसकी वजह से जो ये कंपोनेंट उसको आगे ले जाएगा, फिर वो नेक्स्ट स्टेप में सर्कुलर, ऐसे करते करते वो आगे की तरफ प्रोसीड कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ से, और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए रेडियस ऑफ पाथ तो क्या हो जाएगा, एम भी अपॉन में क्यू भी, तो भी की जगह पे क्या लिखोगे, कौन सा पाथ, रेडियस सर्कुलर बन रहा है किसकी वजह से, इसकी, तो वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी, बी आपने जो निकाला है यहाँ से वही होगा, तो वही ये जो, सॉरी बी आपको पहले से दिया हुआ है, बी यहाँ पुट कर देंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका इतना होता ही है, आर आपको पता चल जाएगा, बी की जगह बस वी साइन थीटा, यहाँ पे एक एंगल रख देना साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है ना, साइन 30 डिग्री होती है 1/2। तो कुछ पूछा नहीं है, ट्रेजेक्टरी पूछा है, तो ट्रेजेक्टरी आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे कि जब v जो है वो b के साथ 30 डिग्री पे होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ b उसको मूव कराएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड कैसा डायरेक्शन, कैसा ट्रेजेक्टरी होगा, सर्कुलर, तो सर्कुलर ड्यू टू दिस, और इसके क्या लीनियर मोशन होगा, तो सर्कुलर विथ लीनियर मोशन कैसा बनेगा, इलिप्टिकल बनेगा, करेक्ट। अगर उस बात में अब ये पूछ ले कि ये सर्कुलर जो बन रहा है उसका रेडियस कितना होगा, तो ये आप एम बी अपॉन क्यू बी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एम बी अपॉन क्यू बी नहीं लेंगे, यहाँ पे किसकी वजह से सर्कुलर बन रहा है, वी साइन थीटा वजह से, तो यहाँ वी साइन थीटा लिखेंगे, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन 19 नंबर कंप्लीट है, बस अगर इतना ही पूछा है तो, ठीक है। 5 क्वेश्चन करना है, और उसके बाद से 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वाले में। थोड़ा से क्वेश्चन इसमें बड़े हो जा रहे हैं, समझाना पड़ रहा है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है कंपैरेटिवली। देखो आगे क्वेश्चन है 4.20, मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप इज यूजिंग द हेल्महोल्ट्ज कॉइल, ओके, इज यूनिफॉर्म इन द स्मॉल रीजन एंड हैज द मैग्नीट्यूड, जो दिया है पहले वो लिख लो, मैग्नीट्यूड कितना दिया है 0.75 टेस्ला। फिर उसके बाद से कह रहा है इन द सेम रीजन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज मेंटेन इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द कॉमन एक्सिस ऑफ द कॉइल एंड नैरो बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू, पोटेंशियल दिया हुआ है 15 किलो वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन नहीं बोला है, नैरो बीम है, ठीक है ना। अब बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल है, कौन सा है ये नहीं पता है, नैरो बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू 15 किलो वोल्ट enter in the region of direction perpendicular to both the axis of the coil and the electrostatic field if the beam remain undeflected, okay, जो बीम जा रही है ऐसे वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है, यानी उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब फोर्स लग भी रहा है तो क्या है, अगर 2 तरह 3 तरह का फोर्स जो भी लग रहा है उस पर वो ईच फोर्स क्या एक दूसरे से बैलेंस होंगे तभी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा, तो ये कॉन्सेप्ट है। व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है आपको 9 × 10⁻⁵, ठीक है ना, वोल्ट पर मीटर। उसके बाद मेक्स द सिंपल गेस एज टू व्हाट द बीम कंटेन, यानी बीम हमको नहीं पता है ये इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है कि कुछ और चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल हीलियम है, ठीक है ना, कि न्यूट्रॉन है,
क्या है, ठीक है, तो नहीं पता है हमको। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और अगर क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल बीम डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो दो तरीके का फोर्स लग रहा होगा। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन द बीम कैसा लग रहा होगा, Q इंटू वी, और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, Q वी बी, या क्यू वी बी लिखिए या ई वी बी लिखिए, ठीक है ना। तो ये दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, इफ, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, क्यू ई जो है वो क्यू वी बी के इक्वल, ये वी वेलोसिटी है, तो ये क्यू से क्यू सेम चार्ज, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, वी बी, तो ये वेलोसिटी यहाँ से कितना हो जाएगा, ई अपॉन में बी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है, हाँ देखिए कि अ नैरो बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू 15 किलो वोल्ट इंटर इन दिस रीजन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सिस ऑफ कॉइल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो देखिए इतने पोटेंशियल अगर एक्सेलरेट किया जाएगा तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, क्यू इंटू वी, और ये एनर्जी अगर काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि वो उसके अंदर वेलोसिटी भी है, तो ठीक है ना, तो मान लेते हैं इनिशियल स्पीड v से, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। इन दोनों एनर्जी को हम कंपेयर करके, ये क्यू वी जो है वो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है, और ये क्या है, ठीक है ना, वेलोसिटी है या स्पीड समझिए, स्पीड है, स्पीड ऑफ बीम, ठीक है। तो अब ये क्यू यहां से, चलिए तो ये हमको नहीं पता है ना चार्ज पार्टिकल कैसा है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, ई लिख देते हैं, नहीं पता है, तो ये ई और ये एम को नीचे ले आइए। हमको क्या करना है, ना तो हमको ये पता है कि कौन सा बीम है, बीम हमसे नहीं, नैरो बीम बोला है उसमें, यही तो पता करना है। क्वेश्चन में आपके यही पूछा हुआ है कि मेक अ सिंपल गेस एज टू व्हाट द बीम कंटेन, ठीक है, कि बीम में कौन से चार्ज पार्टिकल कंटेन है, तो हमें नहीं पता है। अगर हमें ये पता होता कि ओनली इलेक्ट्रॉन है या कुछ है, तो हम चार्ज पार्टिकल की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, जो भी है। लेकिन हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, ना मास पता है नहीं है, तो हम ई बाई, ठीक है ना, एम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, ई बाई एम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ वी की वैल्यू यहाँ पे है ही, ई बाई बी का होल स्क्वायर, ये वेलोसिटी है जो यहाँ से, ठीक है ना, पुट कर दिया ई बाई बी के फॉर्म में, और ये जो वी है वो क्या है, पोटेंशियल है। 1/2 ई की वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻⁻5, बी जो है वो 0.75 इसका होल स्क्वायर, और नीचे में कितना है, पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 15 किलो वोल्ट, 15 इंटू 10⁻3, ठीक है। अब देखिएगा हमको क्या करना है, सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, तो ये नीचे नीचे ही रहेगा, 1/2, 9 का स्क्वायर 81, ये 10⁻⁻10 अपॉन में ये 0.75 इंटू 0.75, और ये 15 इसके साथ आ जाएगा, 15 इंटू 10⁻3। अब इस पूरे को सॉल्व कर देंगे तो ई बाई एम आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो ई बाई एम है ना, चार्ज टू मास रेशियो, ये ठीक है, जो भी आएगा वो किस चार्ज पार्टिकल के लिए आएगा। अभी इस क्वेश्चन में हमसे ये नहीं बोला है, ठीक है, जब भी आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाएगा तो आपको यहाँ दिया रहेगा कि ई बाई एम फॉर दिस दिस दिस। इस क्वेश्चन में अब कोई रटेगा तो नहीं ना कि ई बाई एम रेशियो इसके लिए, फला के लिए कितना आता है, उसके लिए कितना आता है। तो अब ई बाई एम किसके लिए हो सकता है, तो हो सकता है ये प्रोटॉन के लिए जो वैल्यू कैलकुलेट करने पाती कोई या तो रटे रहो कि ई बाई एम जो है वो पर्टिकुलर ये जो वैल्यू हो वो प्रोटॉन के लिए है, या इलेक्ट्रॉन के लिए है, या न्यूट्रॉन के लिए है। तो चूंकि यहाँ पे सॉल्व करने पे कुछ, ठीक है ना, वैल्यू आएगी 4.8, मैंने पहले से किया था, 10⁻7 कूलाम पर केजी, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगी। और ये जो होता है वो ड्यूट्रॉन के लिए भी होता है और ड्यूटीरियम आयन के लिए भी होता है। ड्यू
ड्यूटेरियम आयन के लिए, ठीक है। क्या बोला मैंने कि 4.8 इंटू 10⁻7 कूलाम पर केजी, ये सॉल्व करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा? E बाई एम, ये क्या था आपका पोटेंशियल, ये क्या था V, V की जगह पे E बाई बी। ठीक है, जो भी आएगा यहाँ पे पोटेंशियल आपकी दी हुई है 15 किलो वोल्ट, तो 15 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.75 ओके। देखता हूँ मैं कितना आ रहा है वैल्यू इसका। हाँ देखिएगा, इसमें कोई गलती नहीं है। सवाल में जो ई की वैल्यू दी हुई है वो 9 इंटू 10⁻⁻5 दी हुई है। एक्चुअली में 9 इंटू 10⁻⁻5 पे ये वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है। ये जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी वो 10⁻+5 पे लेके कैलकुलेट की थी, ठीक है। तो कुछ आंसर आएगा, तो यहाँ पे आप 9 इंटू 10⁻+5 कर लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे +10 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सही है। तो ये जो वैल्यू आई थी 4.8 10⁻7 कूलाम पर केजी, ठीक है, वो ड्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम के लिए होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ, ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल के लिए ये वैल्यू नहीं आ रही है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये जो वैल्यू है वो फिक्स है फॉर पर्टिकुलर वन टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि जो E बाई एम है, ठीक है ना, चार्ज टू मास रेशियो, वो अगर पता, जैसे मान लो कि E बाई एम सबका फिक्स होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो कैलकुलेट किया वो वैल्यू किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ चार्ज के लिए होती, तो हम ये कह देते कि आपका जो आंसर है वो, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि मेक अ सिंपल गेस एज टू व्हाट द बीम कंटेंट, कि उसमें क्या है, ठीक है। तो हम बोल देते ड्यूट्रॉन है, ठीक है, या ड्यूटेरियम आयन है। तो अब यही चार्ज जो E बाई एम है वो ड्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम आयन के लिए या किसी अनदर टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए अगर ये वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे ये बात, मतलब दो आप दे दोगे एग्जाम्पल कि इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है, तो ठीक है। किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयन के लिए नहीं है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि आपसे पूछा है कि वाई द आंसर इज नॉट यूनिक, तो ये आंसर पर्टिकुलर किसी एक टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए नहीं है। E बाई एम रेशियो हो सकता है किसी और के लिए भी इतनी वैल्यू आ जाए, यानी दो के लिए तो मैंने लिख दिया। तो इसी तरीके से एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये थोड़ा सा क्या करना कि बुक में ये क्वेश्चन में ये वाला जो वैल्यू है वो अगर -5 है तो वो वैल्यू E बाई एम की जो है वो किसी पर्टिकुलर किसी भी टाइप ऑफ चार्ज के लिए वो नहीं आ रहा था वैलिड, ठीक है। तो यहाँ पे +5 करके जो वैल्यू आएगी 4.8 10⁻7, यहाँ -5 नहीं करना है, +5 कर, तो उसके अकॉर्डिंग ये ड्यूटेरियम या ड्यूटेरियम या ड्यूट्रॉन आयन के लिए ये पर्टिकुलर वैल्यू है। तो आप यहाँ बोल देना कि यहाँ पे क्या है, एक असमंजस की स्थिति है, ऐसा, ठीक है ना, कि हम क्या बोले हैं इसको, या बोले या ये बोले, ठीक है। और भी टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए अगर आता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पर्टिकुलर दो के लिए ये वैल्यू आती है तो हम ये कहेंगे कि आंसर फिक्स नहीं है कि पर्टिकुलर कौन सा टाइप ऑफ चार्ज आयन है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में जो वैल्यू दिया था उसके हिसाब से आपको रख लेना है। एक तो दो टाइप का फोर्स है तो उसको बैलेंस करना है, बिकॉज अनडिफ्लेक्टेड क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। क्वेश्चन में ये चीज बोला था कि यहाँ अनडिफ्लेक्टेड, तो अनडिफ्लेक्टेड का मतलब कि दो टाइप का फोर्स लग रहा है तो दोनों बैलेंस है, तो यहाँ से एक रिलेशन ये आया, वेलोसिटी आ गया E बाई बी के बराबर। और यहाँ पे ये बोला था कि जो बीम है ना वो इतने पोटेंशियल से एक्सेलरेट है, तो एक्सेलरेट तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर बीम मान ले तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी, ½ mv²।
और बीम का पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा उसमें पोटेंशियल, ये एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्यू इंटू वी। वी जो है वो क्या होता है, वर्क डन, क्यू इंटू वी। तो ये वर्क डन क्या हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इससे आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू ई बाई वी यहाँ पुट कर देना, ई बाई एम की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेना, वैल्यू इतनी आ जाएगी, बस मॉडिफाई कर देना आपने क्वेश्चन में, 9 इंटू 10 की पावर -5 की जगह +5। ठीक है, इतना एरर है तो उसकी वजह से ये दिक्कत आ रहा है। ठीक है, 4.21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, स्ट्रेट हॉरिजेंटल कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ इतना दिया हुआ है 0.45 मीटर एंड मासेस कितना है, लेंथ कितना दिया हुआ है 0.45 मीटर, मास कितना दिया हुआ है उसका, मास दिया हुआ है 60 ग्राम। ठीक है, इज सस्पेंडेड बाय 2 वर्टिकल वायर। ठीक है ना, मान लो ये कोई रॉड है, इधर से और इधर से, ठीक है ना, वर्टिकल वायर से सस्पेंडेड किया हुआ है, और इसका जो 0.45 लेंथ है और इसकी जो मास है वो 60 ग्राम है। एक करंट ऑफ 5 एम्पियर इज सेटअप इन अ रॉड थ्रू द वायर। ठीक है, ये वायर के थ्रू कितना है 5 एम्पियर करंट इसमें फ्लो, इधर से जा रही होगी तो इधर से ऐसे हो रही होगी। ठीक है ना, इसमें फ्लो हो रही है, मान लो 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ओके, व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड, पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द व्हाट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेटअप नॉर्मल टू द कंडक्टर इन ऑर्डर टू टेंशन ऑफ द वायर इज 0। अब एक बात बताओ, अगर इसका कुछ मास है तो इसका खुद का वेट जो है वो mg नीचे की ओर लगेगा हमेशा, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वेट को नीचे की तरफ लेती है, तो mg नीचे की तरफ लगेगा। और ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इसमें जो फोर्स लगेगा F बराबर QVB, ये लगेगा, QVB बोल रहा है, IBL, कौन सा, IBL, ये वाला फोर्स। दो तरीके का फोर्स लगेगा, ये फोर्स और ये फोर्स। अब ये कह रहा है कि टेंशन इन द जो वायर है, टेंशन भी लगेगा, क्योंकि अगर किसी वायर से अगर कोई चीज वेट बांध के लटका रहे हो तो टेंशन भी लगेगा। तो टेंशन मान लो जो है वो क्या लगेगा, टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, मान लो इसके सेंटर से टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, तो जो टेंशन होगा वो किस फोर्स को बैलेंस करेगा, दो तरीके का फोर्स है, तो इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट है यानी कि IBL। अब IBL की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन mg हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, तो ये जो mg है और उसका डिफरेंस IBL यही होगा टेंशन के बराबर। अब टेंशन को कह रहा है कि 0 ले लो, कह रहा है कि टेंशन को 0 ले लो, तो उस केस में जो वेट ऑफ जो क्या रॉड है वो किसको बैलेंस करेगा, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो फोर्स आता है IBL साइन थीटा। तो साइन को क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो का जो डायरेक्शन है वो वहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेट अप द नॉर्मल टू द कंडक्टर। ठीक है, इन ऑर्डर टू टेंशन इन द वायर इज 0। ओके, आगे देखिए, एक करंट ऑफ 5 एम्पियर इज सेटअप इन द रॉड थ्रू द वायर, ये तो क्वेश्चन में बोला है। ओके, तो चलिए हमको क्या करना है, टेंशन इज इक्वल टू mg माइनस IBL होगा, ये तो कंफर्म है। अब टेंशन को अगर 0 कर देंगे तो ये जो है और ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। और हमसे पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, व्हाट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेटअप, और साथ में ये भी बोला है कि नॉर्मल टू द कंडक्टर। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, कंडक्टर में करंट इधर फ्लो हो रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन में उसको फ्लो कराना है, सॉरी नॉर्मल डायरेक्शन में बी को रखना है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि IBL होगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेनी है। कंडक्टर में करंट इधर फ्लो हो रहा है 90, नॉर्मल टू द कंडक्टर मतलब या तो इधर या तो अंदर की तरफ, इधर रखना है, वो डिपेंड करेगा। देखो वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो फोर्स हमको क्या चाहिए, ये वाला फोर्स जो IBL है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो अगर कंडक्टर में करंट इधर फ्लो हो रहा है मान लो, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड किधर लेना पड़ेगा, अंदर की तरफ लेंगे तो नीचे आ जाएगा, और अगर ऐसे कर रहे हैं बाहर की तरफ लेंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके हिसाब से किधर आ जाएगा, ऊपर की तरफ। मान लो ये नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट इधर राइट हैंड लिया, IDL क्रॉस B ऊपर की तरफ। देखो ये अब बराबर क्या होता है, IL क्रॉस B। अब B को किधर रखें, IL इधर और B बाहर, ठीक है ना, इधर।
तो फोर्स ऊपर जा रहा है, यानी जो भी बी आएगा वो प्लेन के आउटवर्ड, ठीक है ना। इस प्लेन को अगर देखा जाए तो बी की डायरेक्शन क्या होगी, डॉट, मतलब आउट ऑफ द प्लेन। तो बस यहाँ से बी निकाल लो और डायरेक्शन आप बता देना अकॉर्डिंग टू फिगर। कितना हो जाएगा यहाँ पे, एम जी अपॉन में आई एल। एम की वैल्यू दिया हुआ है 60 ग्राम, तो 60 इंटू 10⁻³ kg हो गया, ग्राम हो गया। आप जी की वैल्यू 9.8 रख देना, आई की वैल्यू जो है वो 5 एम्पियर रख दो, और लेंथ ऑफ द वायर कितना है 0.45 मीटर। सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो बी की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ ब्रैकेट में ऐसे बना देना डॉट, ठीक है। डॉट मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। और अगर प्लेन ऐसे है, ठीक है, ऐसे ही है, रॉड ऐसे ही लटकेगा वर्टिकल, तो आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन। तो जैसा भी आपने फिगर बनाया उस हिसाब से आप कर लोगे। बात समझ आ रहा है। अगर मान लो करंट हम ऐसे बहा आए होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि करंट किधर है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि बी का डायरेक्शन किधर होगा। करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही होगी, ठीक है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग, तो फिर हम उधर हाथ रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को अंदर मानेंगे, तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर आएगा। कैसे कर रहे हैं देख रहे हो ना, फर्स्ट वेक्टर की तरफ हाथ रख रहे हैं, सेकंड को अपने आप से एज्यूम करना है किधर रखें कि ये फोर्स ऊपर आए, क्योंकि mg हमेशा नीचे लगेगा, और ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वही टेंशन होगा। अब इसी क्वेश्चन में बी पार्ट है, उसमें कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल टेंशन इन द वायर इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स कीपिंग द मैग्नेटिक फील्ड सेम एज द बिफोर, इग्नोर द मास ऑफ द वायर। तो देखिए कह रहा है कि क्या बोला है कि फिर से मैं पढ़ लेता हूँ 4.21 क्वेश्चन में, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग लेंथ, ठीक है, ये दिया हुआ, मास दिया हुआ है, सस्पेंडेड इन द 2 वर्टिकल वायर, ओके। अब उसके बाद से कह रहा है एट द एंड ऑफ द, ठीक, द करंट 5 एम्पियर इज सेट अप इन अ रॉड थ्रू द वायर, ठीक है, इसमें, ओके। कह रहा है कि व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेट अप नॉर्मल टू द कंडक्टर, ओके। तो देखिए करना कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपका जो भी इसके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट किया वो था पहले भी। अभी क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए अभी इस कंडीशन में आपने ये डायरेक्शन मान लिया था, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आया था, बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड को वही रखना है, ठीक है, बाहर की तरफ ही रखना है। अब मैग्नेटिक फील्ड को पहले केस में जो भी आपने कैलकुलेट किया उसको चेंज नहीं करना है, वो बाहर की तरफ है, इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो है। अब कुछ नहीं करना है, मैग्नेटिक फील्ड जैसा है वैसा ही लेना है, बस करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो। अब जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे, सपोज करो नेक्स्ट केस में करंट की डायरेक्शन हमने क्या कर दी, इधर कर दी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो अभी है अभी भी वो वही लेना है, मैग्नीट्यूड जो भी आएगा यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना, और उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये आइडियल, अब बी की तरफ डायरेक्शन है तो हम राइट हैंड ऐसे लेंगे, ऐसे करेंगे तो फोर्स किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, और ये एम जी भी, इसका एम जी नीचे, और राइट हैंड से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो आइडियल, और बी बाहर की तरफ, तो ये अंगूठा नीचे की तरफ, यानी जो आई बी एल है इस केस में वो नीचे लगेगा। तो अब टेंशन बट अब लगेगा, अब टेंशन क्या लगेगा, टेंशन हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा, सेंटर पे। ये रॉड है तो रॉड में इसके 60 ग्राम वेट है, तो इसके सेंटर से जो पॉइंट होगा वहां पे टेंशन फील होगा। टेंशन कितना ऊपर की तरफ फील होगा, कितना कितना एम जी उसके वेट का टेंशन लगेगा, और ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना लगेगा, आई बी एल, आई बी एल। अब कुछ नहीं करना है, जो आई बी एल आपने पहले कैलकुलेट किया, सॉरी पहले केस में जो बी लगाया था वो यहाँ पे पुट कर देना। आई आपका सेम है, एल आपका लेंथ ऑफ वायर, सॉरी लेंथ ऑफ जो रॉड है वो भी सेम है, एम जी आपको पहले केस में जो था वही अभी भी है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। पहले केस में हमको नहीं पता था करंट किधर फ्लो हो रहा था, हमने एक तरफ मान लिया, उसके हिसाब से बी कैलकुलेट कर लिया, उसके हिसाब से बी का डायरेक्शन दे दिया। अब पहले केस को एज इट इज वही रखना है, बी जैसा भी है, बी की डायरेक्शन जो आई वो, और करंट का जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो बी आया था वो, मतलब वही रखना है। अब बी को चेंज नहीं करना है, सेकंड केस में बी वही लेना है, जिधर डायरेक्शन है वही, और मैग्नीट्यूड भी वही लेना है, बस अब की बार करंट का डायरेक्शन चेंज कर देना है। अब करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा, बस, ठीक है ना। तो टेंशन क्या होगा, टेंशन का डायरेक्शन इधर था,
और फोर्स ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, टोटल टेंस किसके बराबर, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। पहले केस में डिफरेंस के बराबर था क्योंकि ये ऊपर ये नीचे था। हमेशा ये वैल्यू क्यों ज़्यादा लेंगे, क्योंकि वेट हमेशा नीचे की ओर ये खींचेगा और ये, तो दोनों का डिफरेंस टेंशन। बस समझ में आ गया। तो यहाँ से हमने वैल्यू नहीं कैलकुलेट की है, वैल्यू मैं इसलिए नहीं कैलकुलेट किया क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आप पुट करके निकाल लोगे। यहाँ 60 इंटू 10⁻³ ठीक है ना, और इंटू 9.8 प्लस आई की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर, और बी की वैल्यू यहाँ से जो कैलकुलेट किए हैं वो पुरानी वाली, और एल 0.45, ये जो भी आएगा वो इतना न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए वैल्यू बस पुट करके सॉल्व कर लेना है। तो मुझे क्या करना है, बस तरीका बताना है कि कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। फोर 4.23 समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, अब 2.3 में कह रहा है कि ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला एग्जिस्ट इन अ सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सिलेंड्रिकल रीजन, उसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें कह रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला एग्जिस्ट इन अ सिलेंडर इन अ रीजन 10 सेंटीमीटर ऑफ द रेडियस। अगर 10 सेंटीमीटर रेडियस है तो डायमीटर पूरा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरा ओके, एंड इट्स डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस अलोंग ईस्ट टू वेस्ट। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, ईस्ट टू वेस्ट। फोर 4.23 है ना, डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस अलोंग ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, इधर है, ये मान लीजिए ईस्ट है, ये वेस्ट है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, ओके, उसके बाद से क्या बोला है, ए वायर कैरिंग करंट 7 एम्पियर इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, एक वायर है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और वायर की लेंथ जो बोला है इसमें क्वेश्चन में, पासिस थ्रू द रीजन, इसी रीजन में पास कर रहा है वो। और व्हाट इज द मैग्नेट, हाँ क्वेश्चन में बोला ए वायर कैरिंग करंट 7 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन पासिस थ्रू दिस रीजन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर, इस पे कितना लगेगा इफ द वायर इंटरसेक्ट द एक्सिस। ओके, और साथ में ये भी बोला होगा कि वायर की लेंथ कितनी है। ओके चलिए, इसी में रख दिया गया है, मतलब इस रीजन में जितना भी आएगा इसका लेंथ कितना हो जाएगा, वायर का लेंथ अगर इस रीजन में मान लो प्लेस किया गया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इस सिलेंड्रिकल रीजन में, तो इसका लेंथ भी कितना होगा, वायर का लेंथ जो हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। करंट उसमें पहले इनिशियल पहले केस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, करंट इसमें फ्लो हो रहा था 7 एम्पियर, कितना 7, ठीक है 7 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसका जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। अब हमको क्या निकालना है, इसमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स बराबर क्या होता है आई एल क्रॉस बी। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट उधर की, आइडियल क्रॉस बी अंदर की तरफ, तो जो फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी क्रॉस अंदर की तरफ। अब इतना तो पता चल गया कि आइडियल और बी इस डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे 90 डिग्री पे है, दिख रहा है ना, ये इधर और ये इधर। कोई चीज ऐसे है और एक चीज ऐसे है तो 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है तो मतलब थीटा कितना हो गया 90 डिग्री इन दिस केस। तो क्या हो जाएगा थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो ये आई एल बी सीधे लिख दो। आई की वैल्यू कितनी है 7 एम्पियर, एल की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर है, और 20 अपॉन में 100 कर दोगे तो ये मीटर में हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है, बी दिया था क्या 1.5 टेस्ला। ठीक है ना, बी कितना दिया था, जो बी दिया था ये 1.5 टेस्ला। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन थी इधर की तरफ।
तो 1.5। अब ये जो वैल्यू आएगी वो इतनी न्यूटन आएगी, और उसका डायरेक्शन क्या आएगा, क्रॉस, मतलब कैसे पता किया, आइडियल, दूसरा वेक्टर बी, बी इधर है, तो ये अंगूठा अंदर की तरफ, मतलब क्रॉस, मतलब इनसाइड द प्लेन। ये जो वैल्यू आ गई वो वैल्यू तो आ गई। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या बोला है बी में, इफ द वायर इज टर्न फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट, यानी कि मान लो अगर ये वायर है, ठीक है, जैसे ये है नॉर्थ साउथ, अभी इसको क्या करना है, ऐसे ट्विस्ट कर दो, ठीक है, अभी वो ऐसे था, अभी उसको ऐसे कर दो, ठीक है, तो ये मान लो पहले एल था, अभी उसको अगर नॉर्थ साउथ कर दिया, सॉरी नॉर्थ साउथ है, अभी इसको नॉर्थ ईस्ट कर दिया मान लो, ठीक है, तो वो कितना एंगल बनाएगा, 45 इधर से भी 45, क्योंकि जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है या ये जो डायरेक्शन है वो बीच से जाता है, तो ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये 45, ये 45। तो अब अगर ये पूरी लेंथ यल थी, तो ये पूरी लेंथ अब कितनी हो जाएगी, ये भी एल ही है, लेकिन हमको क्या लेना है, हमको परपेंडिकुलर लेंथ लेना है, ये लेना है परपेंडिकुलर लेंथ, क्योंकि फोर्स हमेशा किस में मिलेगा, जो लेंथ परपेंडिकुलर टू बी होगा। अगर बी हमारा इस डायरेक्शन में है तो लेंथ हमारा किस में होना चाहिए, जो करंट फ्लो वाला जो लेंथ होना चाहिए वो परपेंडिकुलर टू एक्सिस होना चाहिए, उसमें हमको बी मिलेगा। और जो कंपोनेंट इसके लॉन्ग आएगा बी के पैरेलल आएगा, यानी कि एफ बराबर आई एल क्रॉस बी में, अगर इसको तोड़ो तो आई एल बी साइन थीटा, थीटा पे डिपेंड करेगा। अब थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री आ गई, किसके किसके बीच, बी के और करंट फ्लोइंग जो कंडक्टर है, यानी कि आइडियल, उसका और बी के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री आ गया तो फोर्स 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो लेंथ ऑफ वायर है एल, ठीक, इसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक है ना, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। तो आप देखिए ये 45, यहाँ 45 बना, तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंगल के साथ वो क्या हो जाएगा, आई एल कॉस 45, और वर्टिकल कंपोनेंट एल साइन 45। इसी पे हमको केवल मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, इस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, तो एल साइन 45 पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा जो इसके अंदर होगा। तो क्या मिलेगा, एफ बराबर आई इंटू एल इंटू बी, ठीक है ना। चलिए अब वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ले रहे हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट और बी के बीच में, ये आइडियल और बी के बीच में एंगल कैसा, 90 डिग्री, तो वो तो फिक्स हो गया। अब यहाँ पे हम इस एल को एल डैश कर दे रहे हैं, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ हमारा एल डैश हो गया। मान लेते हैं इस केस में ये जो लेंथ है वो एल नहीं रहा, वो एल डैश हो गया, तो क्या हो गया, आई और एल की जगह पे एल साइन 45, ठीक है, ओके। और 3 4, ओके। अब देखिएगा, देखिए इसके दो कंपोनेंट हमने बना लिया, एक हो गया हमारा एल कॉस थीटा, एक हो गया हमारा एल साइन थीटा, इसकी वजह से हमको मिलेगा, इसकी वजह से हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो हमने ये जो एक्चुअल लेंथ था जो ये एल था, ठीक है, इसी पे हमको फोर्स निकालना है, तो ये क्या है, ये बी के साथ कितने एंगल पे है, 45 पे है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसे समझिए, ऐसे आई एल क्रॉस बी, तो आई एल बी साइन 45 लिखेंगे अब की बार, ठीक है। अब ये जो एल है, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू हमको किसकी वजह से, ये जो एल है इसका दो कंपोनेंट है, एक एल साइन थीटा और एक एल कॉस थीटा, तो एल साइन थीटा की वजह से हमको बी मिलेगा और एल कॉस थीटा की वजह से नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे एल की जगह पे ये एल डैश चुन दो, तो एल, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, आई एल की जगह पे हम एग्जैक्ट क्या लेंगे, मान लेते हैं वो एल की वैल्यू कितनी आ रही है, एल डैश की वैल्यू एल साइन थीटा, तो यहाँ से अगर हमको एल निकालना हुआ, ये एल रहने दो, ठीक है, आई एल क्रॉस बी, इसके बीच में एंगल कितने का है, एल और बी के बीच में 45 का है, ये एल अब ऐसे हो गया है, तो 45 का है, तो क्या हो गया, बी और एल के बीच में 45, तो आई एल बी साइन 45 हो गया। अब इस एल की वैल्यू हमको निकालनी है, कैसे, तो देखो हमको इसकी वजह से मिलेगा फोर्स और इसकी वजह से नहीं मिलेगा, इस एल के दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि बी का डायरेक्शन किधर है, इधर है, ईस्ट टू वेस्ट है, और वर्टिकल कंपोनेंट
वर्टिकल कंपोनेंट बी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, चाहे ठीक है ना वर्टिकल कंपोनेंट में करंट उधर फ्लो हो चाहे इधर फ्लो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है उसको हम वर्टिकल कंपोनेंट को एल डैश मान लेते हैं, तो एल डैश बराबर एल साइन थीटा, तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल डैश अपॉन में कितनी हो जाएगी, साइन थीटा, ठीक है। और ओके कोई दिक्कत नहीं है, तो इसकी वैल्यू भी तो वही होगी। देखिए ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इसके अलोंग ही तो है, और ध्यान दीजिएगा इसमें अगर हम ये कहें, अगर इसको हम तिरछा रख दें तो जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो इसके डायमीटर के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, तो यानी कि ये जो एल डैश है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो एल डैश है वो किसके बराबर आएगा, डायमीटर के ही बराबर तो आएगा। तो एल डैश की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू एल डैश अपॉन में साइन 45 इंटू बी साइन 45। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला हमने क्या लगाया, सिंपल आर एफ बराबर आई एल क्रॉस बी, एल इंटू बी इंटू साइन 45, क्योंकि ये जो लेंथ हो गया वो बी के साथ 45 डिग्री, ओके। अब इस एल को हमने क्या किया, एल इसमें वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल की वजह से कोई फोर्स नहीं मिलेगा, वर्टिकल से मिलेगा। अब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जैसे मान लो इसी में इस फील्ड में हमने कोई कंपोनेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया था इसको, तो अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालते तो वो इसका डायमीटर के बराबर आता, तो एल डैश की वैल्यू अभी भी कितनी लेनी है जी, 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर। ये साइन 45 ये साइन 45 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, अपॉन 1 और इंटू बी। अब ये जो बी था वो कितना था 1.5 टेस्ला, और आई कितना था 7 1.5, यानी कि अभी भी जो वैल्यू आई है फोर्स की वो सेम आ रही है प्रीवियस केस में भी कितना है, तो 7 इंटू 0.2 इंटू 1.5, 7 इंटू 0.2 इंटू 1.5। तो यहाँ पे फर्क क्यों नहीं पड़ा, यहाँ देखो इस सवाल में फिर से समझ लो, आई एल क्रॉस बी आई एल बी साइन 45, क्योंकि एल और बी के बीच में अगले केस में क्या बोला है 45 डिग्री हो गया, क्योंकि बोला है कि जो लेंथ है ये जो है जो जिसमें करंट फ्लो हो रहा था नॉर्थ से साउथ, आपकी उसको क्या करना है, या तो नॉर्थ ईस्ट कर देना है, ठीक है, और या तो फिर क्या करना है नॉर्थ वेस्ट बना देना है, ऐसा ही क्वेश्चन में बोला है ना, दोनों केस में सेम होगा। बी केस में बोला था कि वायर इन द डायरेक्शन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4.23, बी केस में वायर टर्न इन द नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ ईस्ट, और नहीं लगाया है नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट एक बार घुमा लो, नॉर्थ ईस्ट एक बार घुमा लो, ठीक है ना, ये नॉर्थ ईस्ट है, और एक बार नॉर्थ वेस्ट घुमा लो, नॉर्थ वेस्ट घुमाओगे तब भी 45 डिग्री एंगल बनाएगा, किसके साथ, बी के साथ, बी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, बी इस डायरेक्शन में है और वो ऐसे हो जाएगा तो 45 डिग्री बनाएगा। अब करना क्या था, फिर से सवाल समझा रहे, ये एल लेंथ था, अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट एल साइन 45, ये एल कॉस 45, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे अगर एडजस्ट कराओगे तो ये पूरे रेडियस के डायमीटर के बराबर आएगा, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं कहा इधर उधर घसकाया नहीं है, तो पूरे कंपोनेंट में एल साइन 45, ठीक है, ये इसकी वजह से, तो एल साइन थीटा ये हो गया। मान लिया कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एल डैश है, तो एल डैश बराबर एल साइन 45, यहाँ हमको एल की वैल्यू पुट करनी थी, तो यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लिया, एल डैश अपॉन में साइन 40, साइन थीटा की वैल्यू साइन 40, एल डैश की वैल्यू कितनी होगी भाई, एल डैश अभी भी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डायमीटर को कवर करेगा, तो वो हो जाएगी 0.2, ठीक है, समझ में आ गया। इसी में अगर हम तो ऐसे अगर इसको लेंथ को ऐसे कर दिए कोई दिक्कत नहीं, इसका वर्टिक ठीक है ना, अगर हम इसमें डॉट डॉट ऐसे बना भी दिए, ठीक है ना, ऐसे इस डायरेक्शन में, तो अब क्या करना है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा, बात समझ में आया ना। तो बस आपको ये याद रखना है कि अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है इसमें, सी पॉइंट, इफ द वायर इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज लोअर्ड फ्रॉम द एक्सिस बाय डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। देखिए ये जो वायर है ना, इसको क्या कह रहा है, इसको लोअर कर रहा है 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो ऐसे समझिए इसको, जैसे मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंड्रिकल है, तो जब हम इसका मैक्सिमम, ये जो वायर है ना ये क्या है, जब ये इससे पास कर रहा है, मतलब पूरे लेंथ
डायमीटर से। यहाँ पे क्या बोला है, द वायर इज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज लोअर्ड फ्रॉम द एक्सिस बाई अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो इस सर्कुलर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे समझिए कि पहले कितनी लेंथ थी इसकी, इतनी थी। अभी वो क्या कर रहे हैं, इसमें क्या आपको नहीं समझ में आएगा। इसमें अभी क्या रखा गया है, सेंटर में इसको रखा गया है। सेंटर में मतलब डायमीटर के अलोंग जो ऐसे एक्सिस बन रही है ना, ऐसे मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे वायर सेंटर से पास कर रहा है ऐसे वर्टिकल में। लेकिन अभी मान लो अगर हम कहें कि वही वायर इस सेंटर से ना पास करके थोड़ा इधर से पास करे या उधर से, यानी कि वायर सेंटर के अलोंग ना होके इधर पास कर जाए या इधर पास कर जाए, और ये सिलेंड्रिकल का क्या है, ये वाला हिस्सा समझो कि ऐसे मैंने बना दिया, ये सर्कुलर वाला हिस्सा हमने यहाँ बना दिया, ये एक्चुअली ऐसे है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे बना दिया, समझाने में आसानी। ये 20 सेंटीमीटर, अभी उसको घसका के कितना कर दिए, ये 20 सेंटीमीटर जब डायमीटर से पास कर रहा है ये, लेकिन और इसमें करंट कितना है, 7 एम्पियर, ठीक है ना, 7 एम्पियर। 7 एम्पियर अभी भी है, लेकिन अभी ये जो 20 सेंटीमीटर इसको घसका दिया गया, कितना घसकाया गया है, 6 सेंटीमीटर घसका दिया गया है, ठीक है। कितना बोला है बी पार्ट में, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर घसकाया गया मतलब इधर आ गया ये 6 सेंटीमीटर। तो जब 6 सेंटीमीटर घसका दिया गया, तब सवाल को फिर से समझो अच्छे से। हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को सर्कुलर बना दे रहे हैं। पहले केस में जो वायर था जो भी है, वो पास कर रहा था किससे, जो बीच में एक्सिस है ना, जैसे मान लो कोई ग्लास लो, ग्लास लो, बीच से जो एक्सिस पास करेंगे ना अंदर तक होंगी, जो डायमीटर वाला एक्सिस होगा, और एक जो डायमीटर को छोड़ के इधर या इधर जो खाली स्थान होगा, ऐसे समझो ये गिलास का ऊपर वाला हिस्सा है। तो यहाँ से ये जो पास कर रही थी लाइन, वो इस तरीके से बताया था, ठीक है। क्वेश्चन में जो बी में द वायर इज इंटरसेक्ट द एक्सिस, ओके। पहले केस में ऐसे था डायमीटर के अलाउंग, अभी क्या कर रहा है, 6 सेंटीमीटर दूर करके इतना दूर प्लेस कर दिया गया वायर को। तो अब कितना हिस्सा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा, ऐसे समझो। मैग्नेटिक फील्ड पूरे सिलेंड्रिकल एरिया में है, लेकिन अब थोड़ा सा इसके अलोंग जो भी अंदर था वायर, वो घसका के थोड़ा इधर कर दिया गया। तो अब जितना हिस्सा आएगा वो अब लेंथ आपको इफेक्टिव लेनी है। तो अब हमको इसका लेंथ निकालना है वायर का, क्योंकि अभी 20 सेंटीमीटर पूरा अलोंग द डायमीटर ले रहे थे, तो पूरा डायमीटर 20, ये 10 है, ये 10 है, ये 6 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मिला दो, तो ये 6 है, तो यहाँ ये सेंटर पॉइंट है, तो ये पेरीफेरी पे मिलेगा, तो ये भी तो 10 हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये 6 है तो इसको x मान लो। तो अब हम क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर, ये क्या हो गया हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, 10 का स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 100, ये 36 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो 64 एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर √64। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। तो ये x यहाँ से आता है, तो ये भी x यहाँ से आता है, तो ये पूरा कितना 2x, तो 2x बराबर 8 गुणे 2, 16 सेंटीमीटर। अब जो इफेक्टिव लेंथ होगी इस सिलेंड्रिकल में, जब 6 सेंटीमीटर घसका दोगे, तो इस एक्सिस के अलोंग जब वो वायर होगा, तो इस पूरे एरिया में b है, तो जितना एरिया में b है, मतलब जितना लेंथ b के अक्रॉस आएगा, मतलब जितना लेंथ आएगा b के दायरे में, उतने पे ही फोर्स लगेगा, बाकी पे फोर्स लगेगा नहीं। तो ये हो गया हमारा इफेक्टिव लेंथ जिस पे फोर्स लगेगा। तो सी वाले का आंसर क्या हो जाएगा, F बराबर IL क्रॉस B। देखो एंगल तो नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, एंगल तो 90 डिग्री फिक्स है, क्योंकि ये वर्टिकल है, B ऐसे है, तो ठीक है, B 90 डिग्री। तो I की वैल्यू कितनी है 7, बस इफेक्टिव लेंथ कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, 16 गुणे 10 की पावर -2, अब B की वैल्यू कितनी है 0.1.5, बस कैलकुलेट कर लो, हो गया आंसर। मुझे बस यही समझाना था। पहले क्या था, जो वायर था वो डायमीटर के एक्सिस के अलोंग था, ऐसे समझो अंदर, तो पूरा जो उसका लेंथ था वो 20 सेंटीमीटर था, लेकिन अभी घसका दिया गया 6 सेंटीमीटर, अभी ये इफेक्टिव लेंथ ये हो गया, समझे, ये ऐसे है वहां पे। थोड़ा सा दिमागी क्वेश्चन है, नहीं किए रहोगे, नहीं समझे रहोगे तो नहीं सोच पाओगे एट अ टाइम। ऐसा नहीं है कि सोचा नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4.2324 देखते हैं, ठीक है।
2.4 में क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड 3000 गॉस इज एस्टैब्लिश अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, ठीक है। ओके, एंड द रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कैरीज द 12 एम्पियर करें, व्हाट इज द टॉर्क ऑन द लूप। ओके, अब हम इसके बाद क्वेश्चन जो है वो बाद में करते हैं 19, 20, 21, 22, 23, दैट क्वेश्चन इज फिनिश। 5 क्वेश्चन मुझे करना था, काफ़ी लेक्चर बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद पार्ट 4 में सारे जो है 5 क्वेश्चन रिमेनिंग रहेंगे, ठीक है। टोटल 28 क्वेश्चन थे, तो उसमें से पहले जो है वो कितना क्वेश्चन हो गया 4.11, उसके बाद से 4.18 तक सॉल्व हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में 4.23 तक पार्ट 3 में, उसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग जो है 4.28 लास्ट क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन हम इसके बाद करेंगे, ठीक है ना। मैं चाह रहा था एक क्वेश्चन और कर लूँ, लेकिन अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।